हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम अपने इस चैनल पे आप सबके यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का क्या नाम है? भारत का संवैधानिक इतिहास। में भी ये इसका आज लास्ट पार्ट होगा, देन इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। तो चलिए आज इसके आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक समय साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन 1922, सेकंड ऑप्शन 1923, थर्ड ऑप्शन 1924 एंड फोर्थ ऑप्शन 1925। हमसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार कब अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1922 में हुई थी। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट इंडिया एक्ट, सेकंड 1909 का अधिनियम, थर्ड 1919 का अधिनियम एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है वो किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई भी अधिनियम इनमें से नहीं है जिसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? फर्स्ट एन गोपाल स्वामी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एंड फोर्थ सरदार पटेल। हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट 1, 2 और 4, सेकंड 1 और 4, थर्ड 1 और 3 एंड फोर्थ 2, 3 और 5। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ का परफेक्ट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। 1 और 3 यानी एन गोपाला स्वामी एंड अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ही यही प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये दोनों प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान था? सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन है कि किसने कहा था संविधान सभा, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको आप सुधार देती हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसने कहा था, देन ये पूरा थोड़ा सा मिस्टेक है। किसने कहा था, देन आपका क्वेश्चन है संविधान सभा किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी और कांग्रेस भारत था। तो हमसे पूछा जा रहा है यह किसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? फर्स्ट ऑप्शन ऑस्टिन, सेकंड ऑप्शन CR एटली, थर्ड ऑप्शन विंस्टन चर्चिल एंड फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों यह जो कथन है किसका था? ऑस्टिन का था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। फर्स्ट उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, सेकंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, थर्ड प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, थर्ड सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए। तो दोस्तों हमसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में जो संविधान सभा के सदस्य थे वे कैसे आए थे? तो दोस्तों वे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1861, सेकंड ऑप्शन 1851, थर्ड ऑप्शन 1871 एंड फोर्थ ऑप्शन 1881। तो दोस्तों बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में हुई। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? फर्स्ट, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी।
सेकंड, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो और पारसियों को भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। थर्ड, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। फोर्थ है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर समाप्ति और कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो दोस्तों यहाँ पे जो संविधान सभा के बारे में गलत कथन है वो आपका थर्ड वाला है। कौन सा है दोस्तों? थर्ड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची एक्स को सूची वाई यहाँ होना चाहिए, सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक्स में संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य से। थर्ड, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य एवं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, और एक तरफ वो उनके नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? एच.सी. मुखर्जी थे। एंड प्रारूप समिति के मूलतः कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन थे दोस्तों? के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे दोस्तों? वी.टी. कृष्णामाचारी। एंड संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। यानी ए का क्या है दोस्तों? ए का आपका 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है एंड डी का क्या है दोस्तों? डी का 2। ये क्रम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। यानी आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। एंड फोर्थ, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो दोस्तों रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? फर्स्ट 15, सेकंड 13, थर्ड 12, फोर्थ 10। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन 14 नवंबर 1949, सेकंड ऑप्शन 14 नवंबर 1948, थर्ड ऑप्शन 25 नवंबर 1948 एंड फोर्थ ऑप्शन 25 नवंबर 1949। तो दोस्तों संविधान सभा में जो तृतीय वाचन है वो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? फर्स्ट ऑप्शन, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेकंड ऑप्शन, सेटलमेंट अधिनियम 1781, थर्ड ऑप्शन, चार्टर अधिनियम 1813 एंड फोर्थ, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? इसकी स्थापना दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ? भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? फर्स्ट जनवरी 26 1950 को, फरवरी 11 1948 को, नवंबर 26 1949 को एंड फोर्थ उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ था? तो दोस्तों यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ से होना चाहिए। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन 1935, सेकंड ऑप्शन 1937, थर्ड ऑप्शन 1946 एंड फोर्थ ऑप्शन 1947। तो दोस्तों भारत में जो संघीय न्यायालय है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो दोस्तों चाय का एकाधिकार ब्रिटिश कंपनी ने खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। फर्स्ट 1793 में,
सेकंड 1803 में, थर्ड 1813 में एंड फोर्थ 1833 में। तो दोस्तों भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है वो 1813 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? फर्स्ट, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, थर्ड, सेकेंड, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, थर्ड, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसने स्पष्ट रूप से किसको परिभाषित किया? तो दोस्तों उसने स्पष्ट रूप से केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? फर्स्ट ऑप्शन चार्टर एक्ट 1793, सेकेंड ऑप्शन चार्टर एक्ट 1813, थर्ड ऑप्शन चार्टर एक्ट 1853 एंड फोर्थ ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों किसने किया था? यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? चार्टर एक्ट जो 1813 है इसको भारत के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है, पर क्यों? फर्स्ट, इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी, सेकंड, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, थर्ड, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, फोर्थ, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की अनुमति दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों 1909, सेकेंड ऑप्शन 1861, थर्ड 1867 एंड फोर्थ 1892। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। 1892 की अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, सेकेंड ऑप्शन हेक्टर मुंडो, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड मैकाले एंड फोर्थ ऑप्शन सर लियोनर कार्टिस। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द्वैत शासन का प्रणेता कौन है? तो वो दोस्तों सर लियोनर कार्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फिफ्थ ऑप्शन भी था दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? मार्टेंगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक सुधार, सेकेंड ऑप्शन शैक्षिक सुधार, थर्ड ऑप्शन पुलिस प्रशासन में सुधार एंड फोर्थ संवैधानिक सुधार। तो दोस्तों मार्टेंगू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वो संवैधानिक सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। फर्स्ट, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। थर्ड, भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ। फोर्थ, मार्टेंगू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसमें हमें असत्य कथन फाइंड करना है। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट वाला है यही असत्य है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। सेकंड, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। थर्ड, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। फोर्थ, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो दोस्तों आपको बता दें 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? फर्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। सेकंड, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। सेकंड, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। फोर्थ, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। हमसे पूछा जा रहा है कि जो द्वैत शासन सिद्धांत है वो किसको निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों आपका जो डी वाला ऑप्शन है इसको निर्दिष्ट करता है, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों पर 2 प्रवर्गों में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? फर्स्ट, भारत काउंसिल अधिनियम 1909, सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1919, थर्ड, भारत सरकार अधिनियम 1935 एंड भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा एंड डी ऑप्शन भी आपको उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1919 में जब मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? फर्स्ट, लॉयल जॉर्ज, सेकंड, जॉर्ज हैमिल्टन, थर्ड, सर सैमुअल हॉर एंड फोर्थ, लॉर्ड सेलिसबरी। हमसे पूछा जा रहा है कि 1919 में जब मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ तो उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो दोस्तों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयल जॉर्ज थे एंड फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? फर्स्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, सेकंड, 1813 का चार्टर एक्ट, थर्ड, 1833 का चार्टर एक्ट एंड फोर्थ, 1853 का चार्टर एक्ट। हमसे पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था व्यापार पर उसको समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। कारण, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए और आर, कारण ए तथा कारण आर दोनों, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर तथा कथन ए की सही व्याख्या है। सेकंड, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण तथा कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। थर्ड है कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। फोर्थ, कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? फर्स्ट ऑप्शन 1813 का चार्टर अधिनियम, सेकंड 1833 का चार्टर अधिनियम, थर्ड 1853 का चार्टर अधिनियम एंड फोर्थ 1873 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड, भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम एंड भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। ये सब चीजें दी गई और इनका हमसे टाइम पीरियड पूछा है। तो दोस्तों भारतीय शस्त्र अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 1861 में आया था। एंड दोस्तों शाही पद अधिनियम कब आया था? ये आया था आपका 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था दोस्तों? भारतीय उच्च न्यायालय जो अधिनियम है दोस्तों ये आपका आया था, ये आपका कब आया था दोस्तों? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए तो दोस्तों भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? जो भारतीय शस्त्र अधिनियम है वो 1878 में आया था। शाही पद अधिनियम कब आया था? 1876 में आया था। भारतीय उच्च न्यायालय जो अधिनियम है ये आया था आपका 1861 में। एंड भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है वो आपका 1869 में आया था। तो दोस्तों आपका जो ए का क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का ए का क्या है दोस्तों? ए का 2 है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ये क्रम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? देखते हैं। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया? फर्स्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेकंड चार्टर अधिनियम 1837, थर्ड ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 एंड फोर्थ भारत परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों भारत में जो
पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। सेकेंड, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, केवल एक, सेकंड, केवल दो, थर्ड, एक और दो, एंड फोर्थ, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, केवल दूसरा कथन ही आपका सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्याचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? फर्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861, सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1958, थर्ड, भारत परिषद अधिनियम 1852 एंड फोर्थ, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक निर्वाचन हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? फर्स्ट, सोमनाथ लाहिड़ी, सेकंड, जवाहरलाल नेहरू, थर्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड फोर्थ, एनजी रंगा। तो दोस्तों यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च। इनको हमें घटना के अनुसार टाइम के अनुसार सजाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 3, 2, 1, 4, सेकंड 1, 2, 3, 4, थर्ड 4, 3, 2, 1 एंड फोर्थ 1, 4, 2, 3। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन हुआ, देन नेहरू रिपोर्ट आई, फिर सादा अधिनियम एंड फिर दांडी मार्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सेकंड, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट, केवल एक, सेकंड, केवल दो, थर्ड, एक और दो एंड फोर्थ, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? फर्स्ट ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1919, सेकंड, कैबिनेट मिशन, थर्ड, साइमन कमीशन एंड फोर्थ, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किसने की? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरिक विषयों में के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए? फर्स्ट, न्याय प्रशासन, सेकंड, स्थानीय स्वशासन, थर्ड, भू राजस्व एंड फोर्थ, पुलिस। हमें बताना है कि कौन से आरक्षित विषय थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, सेकंड 2, 3, 4, थर्ड 1, 3 और 4 एंड फोर्थ 1, 2, 4। तो दोस्तों आपको जो परफेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी न्याय प्रशासन, भू राजस्व एंड पुलिस ये आरक्षित विषय माने गए थे। तो दोस्तों आज का जो संवैधानिक विकास का टॉपिक चल रहा था आज यहीं पे एंड हो गया। देन हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।